मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्चुअली में दोनों फोर्स एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोनों जो बल हैं उनका जो मान होता है सूत्र के रूप में वो एक जैसा ही होता है, लेकिन दोनों की इम्पोर्टेंस अलग अलग है। एक बल वास्तविक रूप से लगता है और एक बल छद्म बल होता है, जिसको अपन आभासी बल भी कहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल है एक कि कोई भी एक द्रव्यमान है, अगर उसको किसी रस्सी के सहारे बांध के और उसे हाथ में लेके से घुमाया जाए चारों तरफ एक वर्ताकार पथ पर, तो वह एक नियमित बल के नियमित वेग के कारण से एक वर्ताकार पथ पर घूमता रहता है। जैसे पानी से भरी हुई बाल्टी है, अगर उसे घुमाया जाए तो उसका पानी गिरता नहीं है, क्योंकि उसके पानी के द्रव्यमान को अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के द्वारा बैलेंस किया जाता है। तो ये देखिए, कोई भी एक कण है, m द्रव्यमान का कण है, r त्रिज्या के पथ पर यह v वेग से गतिमान है। चूँकि ये कण है वह सर्कुलर मोशन में गति कर रहा है। सर्कुलर का मतलब है वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो इस गतिमान कण पर दो प्रकार के बल लगते हैं। एक बल तो होता है केंद्र की ओर, अभिकेंद्र, टुवार्ड्स द सेंटर, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं या अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, जो केंद्र के बाहर की ओर, अर्थात जो कण गतिमान है, अगर यह कण, यह रस्सी टूट जाए तो यह वर्ताकार पथ पर न गति करके इस प्रकार से किसी एक पथ पर जाते हुए, पैराबोलिक हाई पैराबोलिक पथ जाते हुए कहीं भी स्पेस में चला जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी निकाय किसी वर्ताकार पथ पर अगर गतिमान है, वर्ताकार पथ पर भी और किसी दूसरे पथ पर भी जिसमें पूर्ण चक्कर बनाता हो गतिमान है, तो केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है उसे अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे FCP सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तथा यह बल जो होता है अभिकेंद्रीय बल होता है, यह रेखीय वेग v के लंबवत होता है। ये रेखीय वेग होता है v, और यह अभिकेंद्रीय बल होता है, यह त्रिज्यीय बल होता है, त्रिज्यीय दिशा में लगता है, त्रिज्यक दिशा में लंबवत होता है। जब कोई भी कण है वह m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से गतिमान है, तो उसका जो रेखीय वेग है वह कोणीय वेग के साथ में संबंध बनाता है। वह संबंध क्या है? v बराबर ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा r साइन थीटा के रूप में लिखते हैं। साथ में अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। अभिकेंद्रीय बल होता है वह केंद्र की ओर लगता है, और अपकेंद्रीय बल होता है वो केंद्र के विपरीत दिशा में लगता है। अपकेंद्रीय बल है वह वास्तविक बल नहीं है। अपकेंद्रीय बल है वह एक छद्म बल या आभासी बल भी कहते हैं, जो कि लगता नहीं है, लगता हुआ प्रतीत होता है। तो देखिए, कोई भी एक निकाय है वह वर्ताकार पथ पर गतिमान है, यह बिंदु A पर है, कोई निकाय बिंदु A पर है, और बिंदु A पर इसका वेग है वो v है, जो कि समय का फलन है इसलिए मैं vt लिख दिया है मैंने, v ब्रैकेट में t। किसी समय dt के बाद में, कुछ समय के बाद में, जब समय t से t प्लस dt हो गया, तब उसका वेग है वो v t प्लस dt है। और इस dt समय में कण के द्वारा तय किया गया कोणीय विस्थापन है वह ओमेगा dt, जिसको थीटा के बराबर लिखेंगे। ठीक है। अब केंद्र की ओर लगने वाला बल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तब देखिए, ये एक त्रिभुज बन रहा है ऐसा, तब बिंदु A को बिंदु B तक मिलाया जाए तो यहाँ पर जो त्वरण होगा वो A समय के साथ में dt मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A dt दूरी हो जाएगी। अब इस दौरान इस गति की विवेचना करते हैं तो देखिए, इस द्रव्यमान m द्रव्यमान के कण पर लगने वाला बल न्यूटन के नियम के अनुसार क्या होगा? F बराबर ma, यहाँ पर F बराबर ma, जो कि अभिकेंद्रीय बल है, केंद्र की ओर है, तो यहाँ पर जो त्वरण होगा वो AC अभिकेंद्रीय त्वरण लेंगे, वह भी त्रिज्यीय होता है, तो FCP बराबर MAC। अब यह जो अभिकेंद्रीय बल है वह mv²/r होता है, इसका फॉर्मूला है। अब जो पहला चैप्टर उसमें अपने इसको ड्राइव भी किया था, v में सिद्धांत के अनुसार F बराबर mv²/r है इसका सूत्र। AC है यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय त्वरण है उसको v²/r भी लिख सकते हैं। चूँकि जो त्वरण क्या है, त्वरण देखिए यहाँ पर रेखीय वेग v और समय t का अनुपात है, लेकिन त्रिज्यीय दिशा में, इसलिए r यूनिट वेक्टर लिखा मैंने। अब v क्या है? v है r ओमेगा, क्योंकि साइन जो थीटा है
वह 90 डिग्री का है, त्रिज्या का मान 90 डिग्री पे है, त्रिज्या अभिकेंद्रीय बल कोणीय त्वरण है वह त्रिज्या के लंबवत होता है, इस प्रकार से 90 डिग्री है, तो v बराबर ओमेगा आर ओमेगा लिख सकते हैं। तो r बटे टी का मान आ गया, r बटे टी हो गया है वेग v, तो इसे अपन ए सी बराबर v बटे टी इज, ये यूनिट वेक्टर दिशात्मक है, त्रिज्य दिशा में, v का मान लिख दिया आर ओमेगा, तो आर ओमेगा बटे टी, आर बटे टी का मान क्या होगा v ओमेगा, अर्थात जो कोणीय त्वरण है अभिकेंद्रीय त्वरण है वह v ओमेगा भी होता है। जहाँ पर ए सी क्या है, ए सी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, v बराबर ओमेगा आर था, तब अभिकेंद्रीय बल एफ सी पी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, तो v का मान रखा हमने, तो v बराबर ओमेगा आर आया, ओमेगा आर का मान रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर के लिए आर से आर कैंसिल हो गए, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। अब देखिए एफ सी पी है या एम ओमेगा स्क्वायर आर है, चूँकि यह एक प्रकार का अपकेंद्रीय बल भी है, अगर कोई भी कण आर त्रिज्या पर ओमेगा कोणीय वेग से गतिमान है तो उस पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल एम ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है, और अभिकेंद्रीय बल भी वही होता है, अर्थात यह कण अगर इस त्रिज्या आर पर तनाव के कारण से बंधा रहता है और ये पथ पर गति करता है, अगर यह रस्सी टूट जाए तो यह गति करता हुआ कण है यह इस पथ पर न जाके सीधा किसी और दिशा में गतिमान करेगा। अगर यह इस पॉइंट पर रस्सी टूट जाए तो यह सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, और किसी और बिंदु पर टूट जाए तो यह किसी अलग पथ पर गतिमान होगा। अब ओमेगा का मान क्या होता है, ओमेगा कोणीय वेग है, ओमेगा का मान है 2 पाई बटे टी, तो 2 पाई बटे टी का मान रखें तो अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल दोनों वो एफ सी पी बराबर एम आर 2 पाई बटे टी, तो एफ सी पी बराबर 2 पाई एम आर बटे टी। देखिए आप यहाँ पर 2 पाई को आर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पाई आर इंटू एम बटे टी। 2 पाई आर क्या है, कोई भी कण अगर आर त्रिज्या के पथ पर गतिमान है तो 2 पाई आर क्या है, उस पथ की सरकमफेरेंस, उसकी परिधि, और परिधि क्या होती है, एक प्रकार की दूरी, तो दूरी बटे समय। तो अब देखिए यहाँ पर चूंकि ध्यान रखिए यहाँ पर अपन ने ये स्क्वायर नहीं किया तो ये स्क्वायर होना चाहिए था, तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये टी स्क्वायर भी आ जाएगा और ये 4 पाई आएगा, 4 पाई स्क्वायर, तो तब यहाँ पर अपन 2 पाई अलग से ले सकते हैं और ये 2 पाई अलग करना पड़ेगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। तब देखिए परिधि और ये 2 पाई एम परिधि और ये 2 पाई एम बटे टी स्क्वायर, तो इस प्रकार से अपन एफ सी पी लिख सकते हैं, एफ सी पी बराबर 4 पाई स्क्वायर एम आर बटे टी स्क्वायर, जहाँ पर कोई भी एम द्रव्यमान का कण है आर त्रिज्या में गतिमान है और उसका आवर्तकाल टी है तो उस पर लगने वाला बल ये होगा 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टी स्क्वायर। अब सेम चीज़ है वह अपकेंद्रीय बल के लिए लागू होती है। ध्यान रखिएगा अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल है, यहाँ पर अगर इस लेवल पर समझा जाए तो आपके जिस इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन, उसमें केवल एक केंद्र की ओर है और एक केंद्र से विपरीत दिशा में है। जब कोई पानी से भरी हुई बाल्टी के रस्सी बांध के उसे एक वर्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो उस पर पानी है वो गिरता नहीं है। क्योंकि पानी क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि पानी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह नीचे की ओर है और अभिकेंद्रीय बल है वो उसके त्रिज्या की ओर है। तो अभिकेंद्रीय बल है वह बैलेंस होता है अपकेंद्रीय बल के द्वारा, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल को नलिफाइड कर देता है और पानी है वह गिरता नहीं है। वो बाल्टी है वह उसी लेवल पर घूमती रहती है, जैसे एक बॉल है रस्सी के सारे बांध के अगर उसे वर्ताकार पथ पर अपन घुमा सकते हैं तो वह अभिकेंद्रीय बल के कारण से ही उसमें उत्पन्न होती है बैलेंस की कंडीशन। देखिए यहाँ पर इसको अपन अलग अलग निर्देशांकों के रूप में भी लिख सकते हैं। अलग अलग निर्देशांकों के रूप में कैसे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी एक कण वर्ताकार पथ पर गतिमान है और आर त्रिज्या व थीटा कोण बनाता है तो किसी समय टी पर उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आर और थीटा हो जाएंगे। क्योंकि आर और थीटा जो निर्देशांक हैं वो ध्रुवीय निर्देशांक है, इनको पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं अपन। और सबसे सरल जो निकाय है जिसमें किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं अपन फिजिक्स में वो है कार्तीय निर्देशांक तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक्स वाई के रूप में लेते हैं द्विविमीय गति के लिए। चूँकि यहाँ पर द्विविमीय गति हो रही है, जो कण है उसकी त्रिज्या तो बदल नहीं रही है, वह इसे नियत त्रिज्या में गतिमान है, बस समय के सापेक्ष उसका कोण बदल रहा है, तो एक तल में गति कर रहा है। तो तल में गतिमान होने के कारण से एक द्विविमीय 2 डायमेंशन मोशन है इसकी।
कोई भी कण है वह आर त्रिज्या एम द्रव्यमान का है और वी वेग से गतिमान है पॉइंट ए पर। तो इसके निर्देशांक बिंदु पी है, किसी समय टी पर इसके निर्देशांक आर और थीटा है। अगर इसको मैं कार्तीय निर्देशांक सिस्टम में लेता हूँ वाई और एक्स के रूप में, तो इसके निर्देशांक एक्स और वाई मान लेते हैं। तो देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आर कोस थीटा, और वाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ये जो आर है त्रिज्य वेक्टर है, इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। अगर ये कण गतिमान है ओमेगा कोणीय वेग से गतिमान है, तो थीटा बराबर ओमेगा टी भी लिखेंगे। तो थीटा बराबर ओमेगा टी लिख सकते हैं। तब देखिए आर का मान है वह सदिश रूप में लिख सकते हैं, आर बराबर एक्स का घटक प्लस वाई का घटक। तो एक्स का घटक क्या है, आर कोस थीटा, एक्स यूनिट वेक्टर हो गया, प्लस वाई का घटक आर साइन थीटा, वाई यूनिट वेक्टर, एक अंक सदिश हो गया। थीटा बराबर ओमेगा टी ले लिया अपन ने। तो थीटा बराबर ओमेगा टी लेने पर क्या हो गया, आर बराबर आर कोस ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस आर साइन ओमेगा टी वाई यूनिट वेक्टर। ये हो गया किसी भी कण का अगर वह कोणीय वेग ओमेगा से गतिमान है किसी समय टी पर स्थिति कि वह किस स्थिति में होगा, वो अपन एक्स और वाई के रूप में बता सकते हैं यहाँ पर। अब उसका वेग ज्ञात करते हैं, त्रिज्य वेग। तो आर का समय के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो आर डॉट मिलेगा। तो आर डॉट देखिए यहाँ पर इसका आर का करेंगे तो आर तो नहीं है, तो आर डॉट का मान यहाँ पर इस आर का मान है वो जीरो, लेकिन ये जो आर वेक्टर है, ये वेक्टर आर है वह एक्चुअल में इसका पोलर निर्देशांक के रूप में है। तो यहाँ पर ये कोणीय वेग के रूप में अपन वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, ये कोणीय वेग के रूप में, ये सिंपल आर नहीं है, ये वेक्टर आर है और ये वेक्टर आर भी घूर्णन के रूप में है, घूर्णन। तो देखिए आर का मान डॉट का मान तो जीरो हो जाएगा, तो आर साइन ओमेगा टी विद माइनस साइन और टी का करेंगे तो ओमेगा, तो ये आ गया एक्स यूनिट वेक्टर होगा प्लस आर ओमेगा कोस ओमेगा टी वाई, ये हो गया। अब यहाँ पर ओमेगा कॉमन ले लीजिए, वापस इसका जब करेंगे इसमें त्वरण ज्ञात करने के लिए करेंगे तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका देखिए आर ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा तो प्लस और सॉरी माइनस, और इसका करेंगे आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो ये विद माइनस हो जाएगा जब इसमें करेंगे तब। तो यहाँ पर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वापस आर ही आ गया, तो आर डबल डॉट बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर के रूप में। तो देखिए एक सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति का समीकरण है, अगले चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे कभी। तो कोई भी कण है अगर वह ओमेगा कोणीय वेग से गतिमान है और किसी समय टी पर उसका जो कोणीय विस्थापन थीटा है, तब अपन इस इक्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के द्वारा अपन एफ सी, जिसे अपन एम वी स्क्वायर अपन आर है या एम ओमेगा स्क्वायर आर है, वो भी इसका फिजिकल मीनिंग भी बता सकते हैं। यह किसी भी आर त्रिज्या के कण पर ओमेगा कोणीय वेग के कारण से लगने वाला एक बल है, आभासी बल है, शुद्ध बल है जो बाहर, छद्म बल है जो बाहर की ओर इसकी दिशा होगी। ध्यान रखिए v बराबर ओमेगा आर है और a बराबर ओमेगा क्रॉस v भी इसमें रहेगा। तो वापस अपन डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए एक यह सिंपल एक कोई चाक है, जैसे जो पॉट मेकर होते हैं, पॉट मेकर जिसको कुम्हार बोलते हैं अपन नॉर्मली, पॉट मेकर जब भी मटके बनाते हैं तो चाक चलाते हैं और ये चाक को जब भी घुमाते हैं तो ये चाक है वह गति करता है, घूर्णन करता है। अगर ऐसे ही कोई घूमता हुआ प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पर अगर यहाँ पर कोई वस्तु रख दी जाए तो दूरी आ रहा है, तो इसके घूर्णन के कारण से यह वस्तु किस तरफ जाएगी, किस तरफ गिरेगी, तो इसके गिरने की जो दिशा है वो बाहर की तरफ होगी। तो बाहर की तरफ इसकी गिरने की दिशा का कारण क्या है, क्योंकि इस पर एम ओमेगा स्क्वायर आर जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ये सेंट्रीपिटल भी है लेकिन यह इसके साथ में टेंशन में बंधी भी नहीं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अगर इसी को एक धागा से बांध दिए, एक धागे से एक बॉल को बांध दिया जाए फिर उसको घुमाया जाए तो ये वर्ताकार पथ पर गति करेगी, क्योंकि इस पर इस तरफ टेंशन भी है और यह टेंशन बैलेंस होगी इसके जो लगने वाला बल है, जो बाहर की ओर लगने वाला बल है एफ सेंट्रीफ्यूगल। तो अगर इस बॉल को ज़्यादा तेज़ घुमाएंगे तो देखिए एफ सेंट्रीफ्यूगल बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर ओमेगा का मान ज़्यादा होगा, ओमेगा का मान ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा तेज़ गुणन करेंगे सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स का मान जितना ज़्यादा होगा,
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान जितना ज़्यादा होगा उस पर टेंशन का मान उतना ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा। तो टेंशन का मान ज़्यादा होने के कारण से रस्सी टूट भी सकती है। तो रस्सी न टूटे इसके लिए ज़रूरी है T बराबर m ओमेगा स्क्वायर R, या फिर यूँ मान सकते हैं कि जो टेंशन है वो हमेशा कम ही रहे, जो उत्पन्न टेंशन है वो अभी के अपकेंद्रीय बल के कारण से उत्पन्न जो टेंशन है उससे कम ही रहे। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा टेंशन, तो टेंशन ज़्यादा होने के कारण से वो रस्सी टूट जाएगी और जो गतिमान कण है वह अपने वर्ताकार पथ को छोड़ के किसी दूसरे पथ पर गति करने लगेगा। ओके, तो जो अभिकेंद्रीय बल है और अपकेंद्रीय बल है इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होते हैं जब भी उपग्रह सेटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं पृथ्वी की सतह से, तो पृथ्वी के चारों ओर वो किसी कक्षा में गतिमान होते हैं। ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर किसी कक्षा में गतिमान होते हैं। ये अपन गुरुत्वाकर्षण त्वरण पढ़ेंगे, गुरुत्वीय जब पढ़ेंगे, जब डिस्कस करेंगे। तो पृथ्वी के कारण से जो गुरुत्वीय बल है वह और इसके कारण से लगने वाला जो बल है अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल है वो बैलेंस कंडीशन में रहते हैं और ये बिना कोई ऊर्जा के अपकेंद्रीय बल है वह बैलेंस करता रहता है इसके गुरुत्वीय बल को, और यह एक पथ पर गतिमान रहता है, बिना कोई ऊर्जा के आराम से चलता रहता है। तो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल का इंपॉर्टेंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, थैंक यू।